हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कोर्स निर्धारित किया गया है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तथा मैं उस पर नोट्स भी दे चुका हूं। आज से मैं परीक्षा विशेषांक प्रारंभ कर रहा हूं और इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे, तो इसके अंतर्गत चाहे लघु उत्तरी क्वेश्चन की बात करें, चाहे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की बात करें, चाहे बहुविकल्पी के क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि यह संभावनाओं के आधार पर आधारित है। यह संपूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पेपर तो मुझे नहीं बनाना है, पेपर बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा। और आज बाजार में अंधे को आईना तथा गंजे को कंघी बेचने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन मैं अपने चैनल को चलाने के लिए आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सर्वोत्तम ज्ञान है, जो सर्वोत्तम अनुभव है, उस आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं और इसके अंतर्गत पहले ही लेसन से प्रारंभ करते हैं। आज मैं रखा हूं पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति, और लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत कौन कौन से बहुविकल्पी के प्रश्न पूछने की संभावना है या किस लेसन से किस प्रकार के बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 हम लोग प्रारंभ करते हैं सत्ता की साझेदारी से। सत्ता की साझेदारी से, तो सत्ता की साझेदारी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी को कहा जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहां पर देखिएगा तो बेल्जियम तथा श्रीलंका का उदाहरण बनाया है और दोनों ही से क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि बेल्जियम से किस प्रकार का क्वेश्चन करता है, तो बेल्जियम से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह करता है कि सामुदायिक सरकार का गठन कहां पर किया गया है, तो बेल्जियम में किया गया है। देखिए, यह एक विशेष प्रकार की सरकार है जो समुदाय पर आधारित होती है और जो जिस समुदाय से आता है वह उसी समुदाय के अंतर्गत बनने वाली सामुदायिक सरकार में अपना वोटिंग करता है, अपना साझेदारी करता है। और यह जो सामुदायिक सरकार होती है वह क्या करती है, उस समुदाय से संबंधित, भाषा से संबंधित, चाहे उनके विवाह से संबंधित, चाहे उनके उत्तराधिकार से संबंधित, यानी उनकी संस्कृति तथा उनके परिवार से संबंधित जितने भी कानून बनाने की बात आती है, यह सामुदायिक सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो सामुदायिक सरकार का उदाहरण कहां पर मिलता है, तो बेल्जियम में मिलता है। इससे बेल्जियम से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेल्जियम किस प्रकार का, किस महाद्वीप का देश है, तो पश्चिमी यूरोप का देश है। नंबर 1 इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। और अगर नंबर 2 की बात करें तो इससे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि बेल्जियम किससे अपना सीमा साझा करता है। तो अगर हम संपूर्ण रूप से कहें तो देखिए, यह उत्तर हुआ, यह दक्षिण हुआ, यह पूरब हुआ और यह पश्चिम हुआ। अगर हम उत्तर में बात करें तो नीदरलैंड। अगर हम पूरब में बात करें तो जर्मनी और लग्जमबर्ग, और दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो फ्रांस। अब यहां पर देखिए कि बेल्जियम किससे सीमा साझा करता है, तो उत्तर में नीदरलैंड, पूरब में जर्मनी तथा लग्जमबर्ग, तथा अगर हम दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो फ्रांस। तो यह चार देश हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, इसी से अपना सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी कभी पूछता है कि बेल्जियम किससे अपना सीमा साझा करता है, या कभी कभी क्वेश्चन यह पूछता है कि बेल्जियम किससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यह 4 नाम आपको याद रहेगा, तो आप
इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के संबंध में कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो यहां पर देखते हैं श्रीलंका को। तो श्रीलंका से क्वेश्चन पूछता है तो नंबर 1 जानिए कि श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है। यह कहाँ अवस्थित, ये कहाँ अवस्थित है, तो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। यह कब आजाद हुआ, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, 1948 में यह आजाद हुआ। वहां पर जो भी इस लेसन के अंतर्गत श्रीलंका पर क्वेश्चन बन रहा है उसके अंतर्गत यह भी पूछ रहा है कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है और कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सिंहली हैं, सिंहली क्या हैं, यह बहुसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर कौन कौन लोग हैं, तो तमिल हैं और ईसाई हैं। तमिलों की अगर प्रतिशत की बात करें तो 18%, अगर ईसाइयों की बात करें तो 7% और सिंहलियों की बात करें तो 74% वहां पर कौन है, तो सिंहली हैं। तो सिंहली क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन यहां पर ईसाई क्या हैं, अल्पसंख्यक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं बहुविकल्पी के अंतर्गत जो ऑप्शन बना रहा है, जो विकल्प बना रहा है, अगर विकल्प थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जैसे कि यहां पर अगर तमिलों की बात करें तो तमिल जो 18% जो तमिल हैं श्रीलंका में, वहां 13% जो तमिल हैं वह श्रीलंका मूल के हैं, श्रीलंका मूल के हैं। लेकिन वहां पर 5% जो तमिल हैं वह भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। तो अब यहां पर इसलिए मैं कहा कि उसके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि उस बहुविकल्पी के अंतर्गत किस प्रकार के ऑप्शन बनाए गए हैं। तो उसको ध्यान से देखने के बाद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि सिंहली कितने हैं, 74% जो बहुसंख्यक हैं, तमिल कितने हैं, 18%। लेकिन इसके अंतर्गत यदि श्रीलंकाई मूल के तमिलों की बात करता है, भारतीय मूल के तमिलों की बात करता है, तो यहां पर देखिए ईसाई कितने हैं, 7% हैं, और भारतीय मूल के तमिल कितने हैं, तो 5%। अब अगर इसको भी ऑप्शन में शामिल करता है तो यह भारतीय मूल क्या के जो तमिल होंगे वह क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन यहां पर अल्पसंख्यक कौन है, ईसाई जो 7% हैं, क्या हैं, वह अल्पसंख्यक हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनने की संभावना होता है कि श्रीलंका में कब संविधान संशोधन करके सिंहलियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो देखिए 1956 में श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया गया और सिंहली जो सिंहली वहां के बहुसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक सरकार ने क्या किया, तो सिंहली भाषा को वहां का राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया तथा संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो सिंहली समुदाय के लोग हैं उनको विश्वविद्यालयों में आरक्षण मिलेगा तथा सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया। जिसके चलते वहां पर क्या हुआ, जिसके चलते वहां पर 1980 के 70 और 80 के दशक में गृह युद्ध हुआ, जिसके चलते वहां पर ज्यादा काफी धन और जन का नुकसान हुआ। तो श्रीलंका के संबंध में ये क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका की अगर राजकीय धर्म की बात करें तो श्रीलंका का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो इस लेसन से यानी कि सत्ता की साझेदारी से इन्हीं सब टॉपिकों से बहुविकल्पी के प्रश्न बनने की संभावना होती है। यानी कि लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है, तो सत्ता की साझेदारी से, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। अगर हम बात करें बेल्जियम की बात करें चाहे श्रीलंका की बात करें तो बेल्जियम से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। बेल्जियम से नंबर 1 क्वेश्चन बन रहा है कि सामुदायिक सरकार कहां पर पाई जाती है, तो बेल्जियम के अंतर्गत सामुदायिक सरकार पाई जाती है। अगर हम इससे और अन्य जो क्वेश्चन बन रहा है कि बेल्जियम के किस देश से अपना सीमा साझा करता है, तो बेल्जियम, अगर हम नीदरलैंड की बात करें जो उत्तर में, अगर हम जर्मनी की बात करें, चाहे लग्जमबर्ग की बात करें जो पूरब में, चाहे दक्षिण और पश्चिम में बात करें तो फ्रांस से, इन्हीं 4 देशों से अपना सीमा साझा करता है। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो 1948 में आजाद हुआ। अगर यहां पर बहुसंख्यक कौन है, तो सिंहली यहां के बहुसंख्यक हैं। यहां पर श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन है, तो ईसाई यहां पर अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद अगर यहां पर
भारतीय मूल के तमिलों की बात करें तो यहां पर श्रीलंका में भारतीय मूल के कितने तमिल हैं, तो उनकी संख्या 5% है, और श्रीलंकाई तमिलों की संख्या कितनी है, तो 13% है। और यहां पर बहुसंख्यक, यानी कि यहां पर क्या होता है, गृह युद्ध होता है। किसके लिए होता है, क्योंकि बहुसंख्यक क्या करता है, बहुसंख्यक अपना वहां पर मनमानी थोपने की कोशिश करता है तमिलों के ऊपर, जिसके चलते श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इससे, हालांकि गृह युद्ध से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं होती है। अगर पूछता है कि LTTE, तो इसका अर्थ होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यह किस प्रकार का संगठन है, तो यह श्रीलंका का एक विद्रोही संगठन है। LTTE कहां का संगठन है, तो श्रीलंका का संगठन है। और किस प्रकार का संगठन है, तो श्रीलंका का एक विद्रोही संगठन है। इस लेसन से इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, संघवाद पर देखते हैं कि संघवाद पर किस टॉपिक पर बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना है। संघवाद, दूसरा संघवाद पर एक बहुविकल्पी का क्वेश्चन बन रहा है कि संघवाद की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तथा एक और क्वेश्चन बना रहा है कि निम्न में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन रहा है। और एक बात यही पर ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी बहुविकल्पी के प्रश्न का उत्तर जब देते हैं तो आप पूरा बहुविकल्पी के प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तथा उसके चारों ऑप्शन को भी पढ़िए। नंबर 1, उसके अंतर्गत यह देखिए कि यह सकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है या नकारात्मक पूछ रहा है। यानी यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संघवाद की विशेषता है, यह सकारात्मक क्वेश्चन होगा। लेकिन नकारात्मक क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से संघवाद की विशेषता नहीं है, तो यह नकारात्मक क्वेश्चन होगा। और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हाफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, या पूर्ण रूप से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे और चारों विकल्प को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका बहुविकल्पी का आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संघवाद की अगर विशेषता की बात करता है तो देखिए, संघवाद की अगर विशेषता की बात करें तो संघवाद के अंतर्गत क्या होती है, दोहरे स्तर की सरकार होती है। दोहरे स्तर की सरकारों में सत्ता का क्या होता है, विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। चाहे वित्तीय शक्ति की बात करें, चाहे विधायी शक्ति की बात करें, वहां पर शक्तियों का विभाजन होता है। यानी कि नंबर 1 की बात करें तो दोहरे स्तर की सरकार होती है। नंबर 2 की बात करें तो वहां पर शक्तियों में विभाजन होता है। नंबर 3 की बात करें तो लिखित संविधान होता है। नंबर 4 की अगर बात करें तो संविधान कठोर होता है, या कठोर को ही अनम्य बोला जाता है। और अगर नंबर 5 की बात करें तो वहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और यह क्या है, यह संघवाद की विशेषता है। तो इन्हीं में से ऑप्शन बनाएगा और इसको देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बन रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। संघ को ही केंद्र कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या करता है, संघ लिखता है और कभी कभी क्या लिख देता है, केंद्र लिख देता है। तो चाहे केंद्र लिखे चाहे संघ लिखे, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होता है, तो अवशिष्ट शक्तियां संघ या केंद्र में निहित होता है। उसके अतिरिक्त जो 3 सूचियां हैं, चाहे संघ सूची की बात करें, चाहे राज्य सूची की बात करें, चाहे तीसरा समवर्ती सूची की बात करें।
समवर्ती सूची की बात करें तो नंबर 1 यह जानिए कि संघ सूची पर कौन कानून का निर्माण करेगा? संघ करेगा, केंद्र करेगा। राज्य सूची पर कौन कानून का निर्माण करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। और समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण कौन करेगा? तो समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण संघ यानी केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही क्या करेंगे? कानून का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, जब दोनों ही यानी कि केंद्र सरकार भी कानून का निर्माण करती है, राज्य सरकार भी कानून का निर्माण करती है और दोनों ही के द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है तो क्या होगा? किसके कानून मान्य होंगे? तो संघ के कानून मान्य होंगे। अब इसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आपका संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। पहले कितने विषय थे? 97 विषय था। उसी तरह से अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय था, अब कितने विषय हैं? तो अब हैं 59 विषय हैं। उसी तरह से अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय था, लेकिन अब कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। 52 विषय हैं। तो यह संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो 100। राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो 59। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो 52। अब इससे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, लेकिन आगे क्या करता है मैं यहां पर डिस्कशन एक बार कर लेता हूं कि इसके अंतर्गत क्या पोजीशन है, संघ सूची के अंतर्गत क्या पोजीशन। हाँ, इसके अंतर्गत क्वेश्चन यह बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची में शामिल है और निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची के विषय में शामिल है, या फिर उसका नकारात्मक क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची पर भी क्वेश्चन करता है। तो हम इसके विषय को देखते हैं। अगर हम संघ सूची के विषय की बात करें तो इसके अंतर्गत रक्षा, इसको प्रतिरक्षा भी शब्द इस्तेमाल करता है, दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकता है आप लोग, इसको एक ही शब्द है। अगर हम रक्षा की बात करें या प्रतिरक्षा की बात करें, यह संघ सूची का विषय है। उसी तरह से विदेशी संबंध, विदेशी संबंध यह भी संघ सूची का विषय है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संचार की बात करें, चाहे बीमा की बात करें, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, यह सब क्या है? यह सब संघ सूची के विषय है। यानी मैक्सिमम टाइम इससे किस प्रकार किससे क्वेश्चन बना हुआ है? तो रक्षा से क्वेश्चन बना हुआ है, विदेशी संबंध से क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार संचार से क्वेश्चन बना है और एक बार बीमा से क्वेश्चन बना है। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि यही विषय शामिल है, प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध, संचार, बीमा, बैंकिंग तथा रेलवे। और इससे दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बन रहा है कि संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है या निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। उसी प्रकार से अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं? तो राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं, अगर पुलिस की बात करें, व्यापार की बात करें, वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य की बात करें, कृषि की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो यह जो विषय हैं मैक्सिमम टाइम इससे कृषि तथा सिंचाई से संबंधित चाहे व्यापार, इसी से क्वेश्चन बनाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि कृषि किस राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है अथवा कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि राज्य सूची में शामिल है, सिंचाई राज्य सूची में शामिल है तथा व्यापार तथा वाणिज्य तथा पुलिस किसके अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। तो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद समवर्ती सूची की अगर बात करें तो शिक्षा, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। विद्युत किस सूची में शामिल है? तो विद्युत समवर्ती सूची में शामिल है। उसी प्रकार से पारिवारिक विधि की बात करें, चाहे उत्तराधिकार की बात करें,
उत्तराधिकार की बात करें, चाहे दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण का मतलब होता है जो गोद लेने की बात आती है तो गोद लेने को ही दत्तक ग्रहण कहा जाता है। दत्तक ग्रहण यह किसका कौन सा विषय है, किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। उसी तरह से विवाह से संबंधित विधि जो होती है वह भी क्या होता है, समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन इसमें मैक्सिमम टाइम किससे क्वेश्चन बनता है, तो शिक्षा से बनता है और उत्तराधिकार से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से समवर्ती सूची में शामिल है अथवा निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, संघवाद से इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर इसके अतिरिक्त संघवाद से अन्य कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो इसके अंतर्गत भाषा से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इससे अन्य कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसको संवैधानिक भाषा का दर्जा, कितनी भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना होता है कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भारत में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं, तो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। भारत का राजकीय अगर भाषा की पर भी प्रश्न करता है तो वह हिंदी है, हिंदी है। अब इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है कि विकेंद्रीकरण किसमें दिखाई देता है, तो शक्ति के विभाजन में, शक्ति के विभाजन में दिखाई देता है। और इसी आधार पर भारत में शक्तियों को विभाजित करते हुए विकेंद्रीकरण को नीति को अपनाया गया और विकेंद्रीकरण की नीति के अंतर्गत स्थानीय स्तर की सरकार का निर्माण किया गया। यद्यपि पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू हैं 1959 में राजस्थान के नरौरा गांव से प्रारंभ किया गया। लेकिन यह जो संस्था थी, हम जानते हैं कि यह जो संस्था थी, पंचायती राज जो व्यवस्था था, वह क्या थी, वह नियमित नहीं थी, उसके पास शक्तियां नहीं था, उसका चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, इसलिए यह व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी। यही कारण है कि संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन करने के बाद इसमें क्या पोजीशन लाया गया, तो इसमें पोजीशन लाया गया कि 1992 में संविधान के अंतर्गत 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और इसके द्वारा स्थानीय स्तर का सरकार का निर्माण किया गया। स्थानीय स्तर की सरकार का निर्माण किया गया। जैसे स्थानीय स्तर की सरकार कितनी स्तर की होती है, तो 3 स्तर की, स्थानीय स्तर की सरकार 3 स्तर की होती है। यद्यपि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थानीय सरकार का निर्माण कब किया गया, तो 1992 में किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो यह अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन बना है इसी से 1992 से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद ये विकेंद्रीकरण का, भारत में विकेंद्रीकरण को किस रूप में अपनाया गया है, तो शक्तियों के विभाजन के रूप में अपनाया गया है। अब इसके अंतर्गत जो स्थानीय सरकार के रूप में पूछता है, स्थानीय सरकार के रूप में इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस स्तर की सरकार में दिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें,
यह तीनों ही स्तर में कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। प्रतिनिधित्व की बात का मतलब क्या है? आरक्षण की बात है। किसी भी कहीं पर भी आरक्षण नहीं दिया गया, केवल एक जगह पर दिया गया है, वह है स्थानीय स्तर की सरकार, और स्थानीय स्तर की सरकार के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो यह तीनों में नहीं दिया गया। इससे यही क्वेश्चन बनता है। इसके अतिरिक्त संघवाद से एक जगह से और क्वेश्चन बनता है कि शासन का क्षैतिज बंटवारा के अंतर्गत किस प्रकार का बंटवारा किया गया है। यानी कि देखिए, प्रशासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, यह किस प्रकार का विभाजन है? ऊर्ध्वाधर विभाजन है, क्षैतिज विभाजन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रकार के एक बार 2024 के अंतर्गत क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह जो विभाजन है यह क्या है? क्षैतिज है, क्षैतिज है। तो ऊर्ध्वाधर कैसे होगा? ऊर्ध्वाधर होगा ऐसे, जैसे संघ, क्योंकि भारत भी एक संघवादी देश है, और संघ के अंतर्गत संघ तथा राज्य, यह क्या है? यह ऊर्ध्वाधर विभाजन है, ऊर्ध्वाधर विभाजन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे भी कभी कभी बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो संघवाद का निर्माण कैसे होता है? तो संघवाद का निर्माण 2 तरीकों से होता है। यानी संघवाद की अगर हम निर्माण की बात करें तो संघवाद का निर्माण 2 तरीकों से होता है। नंबर 1 सहमति के आधार पर, और नंबर 2 संविदा के आधार पर। यदि हम भारत की संघवाद की बात करें तो सबसे बढ़िया भारत का संघवाद मिलता है कि यहाँ पर क्या है? सहमति के आधार पर संघवाद का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की बात करें, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें, वहां पर जो संघवाद का निर्माण हुआ है वह संविदा के आधार पर हुआ है। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघवादी देश है? तो आपकी किताब के अंतर्गत जो उदाहरण दिया है, चाहे भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे स्पेन की बात करें, चाहे बेल्जियम की बात करें, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें, इसका उदाहरण दिया गया है। तो इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो अमेरिका है चाहे स्विट्जरलैंड है, वहां पर जो संघवाद का निर्माण हुआ है वह किसके आधार पर हुआ है? तो संविदा के आधार पर हुआ है। अगर हम भारत की बात करें, स्पेन की बात करें, बेल्जियम की बात करें, वहां पर जो संघवाद का निर्माण हुआ है किसके आधार पर हुआ है? तो सहमति के आधार पर हुआ है। यह संघवाद के अंतर्गत इसी से क्वेश्चन बनते हैं, संघवाद के अंतर्गत इसी से क्वेश्चन बनता है। अब हम तीसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे लेसन में बहुविकल्पी के प्रश्न किससे बनते हैं? तो तीसरा लेसन है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, लैंगिक मसले। अब लैंगिक मसले से कौन सा, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इससे पूछता है, बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछा गया है कि लैंगिक विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए, इसके अंतर्गत लैंगिक विभाजन का आधार जैविक बनावट नहीं है, जैविक बनावट नहीं है, या शरीर का बनावट नहीं है। क्या है? तो लैंगिक विभाजन का आधार सामाजिक भूमिका है, सामाजिक भूमिका है। कहने का अर्थ है जो लैंगिक विभाजन यानी स्त्रियों और पुरुषों में जो लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है वह उसका आधार क्या है? तो उसका शरीर का बनावट उसका आधार नहीं है, जैविक बनावट उसका आधार नहीं है। समाज के अंतर्गत जो महिलाओं तथा पुरुषों को जो भूमिका दिया गया है वह भूमिका ही लैंगिक विभाजन का आधार है। तो यहां पर इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। वस्तुतः इससे एक और क्वेश्चन बनने की संभावना होता है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कब दिया गया। हम जानते हैं कि प्रारंभ में उत्तराधिकार में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह उत्तराधिकार में अधिकार दिया गया। कब दिया गया? तो 2005 में।
5 में संविधान में संशोधन करके महिलाओं को भी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में क्या किया गया, अधिकार दिया गया। और एक प्रकार का क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लैंगिक से बता रहे हैं, वह तीन क्वेश्चन है, तीनों ही क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। एक और है जो कि इसके पहले वाले संघवाद के अंतर्गत हम चर्चा किए, और वह है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात आती है कि महिलाओं को किस स्तर की सरकार में आरक्षण दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो स्थानीय स्तर की सरकार में, स्थानीय स्तर की सरकार में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसके बाद धर्म से जो क्वेश्चन बनता है, तो भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों शब्द इस्तेमाल करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है, तो भारत क्या है, किस प्रकार का राष्ट्र है, तो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। यानी भारत का कोई धर्म है, तो भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो इससे भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनने की संभावना होता है, इसको देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन बना रहा है कि धर्म को राष्ट्र से पृथक नहीं किया जा सकता है, या धर्म को राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसका कथन है, तो यह महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राष्ट्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इस लेसन से बहुविकल्पी के अंतर्गत इसी से क्वेश्चन बन रहा है। और इसके अंतर्गत एक जाति से संबंधित जो आ रहा है, जिस पर बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना होता है, वह है कि भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार रामास्वामी नायर। अब इससे क्या मानना है कि भीमराव अंबेडकर की बात करें, चाहे ज्योतिबा फूले की बात करें, चाहे पेरियार रामास्वामी की बात करें, इससे यह क्वेश्चन बनता है कि यह दलित आंदोलन से जुड़े हुए तीनों नेता हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेरियार रामास्वामी कौन थे, तो एक समाज सुधारक थे। यह तीनों ही नेता क्या हैं, समाज सुधारक हैं। उसके बाद दलित आंदोलन के नेता हैं, जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दलितों के उद्धार के लिए कौन काम किया, तो भीमराव अंबेडकर। किसको उद्धार के लिए, तो दलित उद्धार के लिए। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि गुलामगिरी किसकी रचना है, और मैक्सिमम टाइम पूछता है इसको कि गुलामगिरी किसकी रचना है, जो ज्योतिबा फूले की रचना है गुलामगिरी। इस लेसन से इसी से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यह तीनों ही, चाहे भीमराव अंबेडकर की बात करें, चाहे ज्योतिबा फूले की बात करें, चाहे पेरियार रामास्वामी की बात करें, यह तीनों ही नेता क्या हैं, तो दलित आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, दलित नेता हैं तथा समाज सुधारक हैं। अब इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त है जनसंघर्ष और आंदोलन से लगभग कोई बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या करता है। तो लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों में सामंजस्य बैठाकर शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है या शांतिपूर्ण समाधान करता है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के अंतर्गत यह कोशिश किया जाता है कि जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं, सामाजिक समूहों के अंतर्गत जो टकराव होता है,
उस टकराव को कैसे संभाला जाए। तो लोकतांत्रिक सरकार जो सामाजिक समूहों के बीच में जो टकराव उत्पन्न होता है उसका शांतिपूर्ण समाधान कैसे खोजती है, तो उनके अंतर्गत सामंजस्य बैठा करके खोजने का प्रयास करती है। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो तो सरकारें क्या करती है, सामाजिक विविधता को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सामाजिक विविधता किसी भी राष्ट्र की पूंजी होती है। सामाजिक विविधता को समाप्त नहीं किया जा सकता, और कोई भी राष्ट्र के अंतर्गत जो सरकारें होती हैं वह सामाजिक विविधता को समाप्त नहीं कर सकती हैं। तो सामाजिक विविधता के अंतर्गत जो सामाजिक विविधता से संबंधित विवाद होता है, वह विवाद को लोकतंत्र कैसे समाधान ढूंढता है, तो सामंजस्य बैठा करके शांतिपूर्ण समाधान को ढूंढने का प्रयास करता है। इससे यही क्वेश्चन बनता है। एक दबाव समूह पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो दबाव समूह क्या होते हैं। तो दबाव समूह के विषय में हमने चर्चा किया है कि दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन होता है जो सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन वह सरकार के कानून को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मजदूर संघ की बात करें, छात्र संघ की बात करें, चाहे वकीलों की संघ की बात करें, चाहे शिक्षक संघ की बात करें, तमाम तरह के यह संगठन होते हैं जो सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन वह करते क्या हैं, वह सरकार की नीतियों की या चाहे कानून को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और वे क्या होते हैं, वे दबाव समूह होते हैं। यद्यपि इसको लेसन्स के अंतर्गत इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर होता है, लेकिन अब इसके अतिरिक्त जो चौथा है राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल से जो क्वेश्चन बना रहा है बहुविकल्पी का, तो राजनीतिक दल से क्वेश्चन यह बना रहा है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र में सरकार निर्माण के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। लोकतंत्र के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर लोगों को एकजुट करने के लिए किसकी आवश्यकता है, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। मजबूत तथा अस्थायी सरकार देने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो राजनीतिक दल की आवश्यकता है। और इससे जो बहुविकल्पी के जो प्रश्न बनेंगे वह किस प्रकार के बनेंगे, यह बनेगा कि राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, और उसका ऑप्शन देगा। तो यह ऑप्शन याद रखिएगा कि सरकार निर्माण के लिए, अस्थायी तथा मजबूत सरकार देने के लिए, लोगों को किसी विभिन्न मुद्दों पर एकमत करने के लिए, एकजुट करने के लिए, या लोगों का आपसी विचार विमर्श के आधार पर लोगों को एक संगठन के अंतर्गत लाने के लिए क्या जरूरत होते हैं, तो राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल से यह पूछता है कि राजनीतिक दल के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, या इससे जो क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की समस्या है। तो राजनीतिक दल की संपूर्ण समस्या क्या है, तो वंशवाद की है, परिवारवाद की है, आपराधिक तत्व की है, धन बल की प्रयोग की बात है, चाहे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, यानी कि एक ही व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी समस्या है। तो यह 5 जो समस्या है प्रत्येक राजनीतिक दल के अंतर्गत यह देखने को मिलता है, और यही राजनीतिक दल की सबसे बड़ी समस्या है। अब लोकतंत्र की, अब इसके अतिरिक्त जो 5वां लेसन है लोकतंत्र का परिणाम, लोकतंत्र का परिणाम। अब इससे किस प्रकार के बहुविकल्पी के प्रश्न बनेंगे, तो इससे जो बहुविकल्पी के प्रश्न बनेंगे, तो लोकतंत्र के अंतर्गत शक्ति का स्रोत कौन होता है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत शक्ति का स्रोत जनता होती है। इससे 2024 के अंतर्गत क्वेश्चन बनाया है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता शक्तियों का स्रोत होती है, या इसको ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होता है, तो जनता के पास होता है। शक्तियों का स्रोत कौन होता है, तो कौन होती है, जनता होती है। लेकिन इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछा है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह किस प्रकार के शासन के विषय में कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र के लिए कहा जाता है। लोकतंत्र
क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत ही जनता का जनता द्वारा और जनता की के लिए शासन स्थापित किया जाता है। और यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन का है, जो क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत इससे भी क्वेश्चन पूछता है और इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र का निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र की विशेषता है और निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इतना बात जानिए कि लोकतंत्र की यदि विशेषता की बात करें तो उत्तरदायी सरकार, जवाबदेह सरकार, वैध सरकार, पारदर्शी सरकार। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी लोकतांत्रिक सरकारों के अंतर्गत पाई जाती है। यह क्या है? लोकतंत्र की विशेषता होती है। अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र की विशेषता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरदायी सरकार, वैध सरकार, जवाबदेह सरकार, पारदर्शी सरकार, लोगों के अधिकार वाली सरकार, यह क्या होती है? लोकतंत्र की विशेषता होता है। इससे भी बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अतिरिक्त कुछ जो बहुविकल्पी के प्रश्न बन रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप के हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है 26 जनवरी 1949 भी लिखा रहता है, कभी कभी 26 जनवरी 1951 भी लिख दिया जाता है। और आप 26 जनवरी को देखते हैं तुरंत कहते हैं हाँ हाँ 26 जनवरी है, और आप इसी ऑप्शन को लगा दें। ध्यान से देखिएगा कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और अगर संविधान कब निर्माण हुआ, तो निर्माण और लागू होना दोनों दो चीजें हैं। ये क्या है? ये लागू होने की तिथि है, लेकिन निर्माण कब हुआ? फाइनली निर्माण हमारा संविधान का कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछता है तो उसको देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जिससे पूछने की संभावना होता है। जैसे भारत में कितने राज्य हैं, इसको भी पूछा है। तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित या संघीय क्षेत्र। शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि कितने संघीय क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र शासित राज्य कहते हैं। तो कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और संविधान हमारा कब बन करके लागू हुआ? तो संविधान हमारा 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। संविधान कब बन करके संविधान का निर्माण कब हुआ? तो 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त हाँ एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो हम जानते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। और तो हाँ, अब यही जो है कि बहुविकल्पी के अंतर्गत इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चन बना हुआ है। और मैं विश्वास करता हूं कि इन सब टॉपिक को अगर देख लेते हैं या फिर जो मैंने प्रश्न के साथ में उत्तर भी बताने की कोशिश किया, अगर इनको देख लेते हैं तो आपका बहुविकल्पी का काम हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोलें तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोल देता हूं, उसको देख लीजिएगा। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसको देख लीजिएगा। इसको कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सिद्ध कीजिए या पुष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए या स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि सत्ता की साझेदारी का कौन कौन से तरीके हैं, या सत्ता की साझेदारी किन दो तर्कों पर आधारित है? तो नैतिक परक तर्क और एक युक्ति परक तर्क।
दो तर्क होता है, इसको देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त संघवाद से देख लीजिएगा कि संघवाद क्या है तथा संघवाद की विशेषता बताइए। इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट में किसको रखिएगा, तो एक जो पहले क्वेश्चन बताया कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। संघवाद क्या है तथा संघवाद की क्या कौन कौन सी विशेषता है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। भारत के अंतर्गत संघवाद का क्या कौन कौन सा लक्षण पाया जाता है, तो देखिए संघवाद की विशेषता और भारत के अंतर्गत संघवाद के लक्षण दोनों सेम हैं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इसके अतिरिक्त जातिवाद क्या है, जातिवाद राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा कि धर्म या धर्मनिरपेक्षता क्या है तथा धर्म राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन यह देखिएगा और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको स्पष्ट कीजिए। उसके बाद पंचायती राज संस्था पर या स्थानीय स्तर की सरकार पर एक निबंध लिखिए, इसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। उसके अतिरिक्त रखिएगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं, इसके अंतर्गत रखिएगा कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा कि उत्तरदायी सरकार है, वैध सरकार है, जवाबदेह सरकार है, पारदर्शी सरकार है। इस सरकार के अंतर्गत व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित होता है, समता पर आधारित होता है, यहाँ पर राजनीतिक समानता दिया जाता है। यह तमाम तरह की जो विशेषताएं होती हैं वह लोकतंत्र की विशेषता होता है और इसको इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक दो और क्वेश्चन रखिएगा कि राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं। नंबर 1 इसको इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए और इंपॉर्टेंट में इसको रखिए कि राजनीतिक दल के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इतने अगर क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो नो डाउट मैं विश्वास करता हूं कि न केवल लघु उत्तरी बल्कि दीर्घ उत्तरी के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसके अंतर्गत हाँ एक और क्वेश्चन देखिएगा कि लैंगिक असमानता क्या है तथा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं, या संपूर्ण रूप से महिलाओं के संबंध में लैंगिक असमानता के संबंध में आप लोग देख लीजिएगा। हाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विकेंद्रीकरण क्या है तथा भारत में विकेंद्रीकरण को कैसे अपनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नोट्स जब दिया हूं उसके अंतर्गत दे चुका हूं। इन सारे क्वेश्चनों में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे संघवाद की बात करें, चाहे धर्मनिरपेक्षता की बात करें, चाहे राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियों की बात करें, चाहे ये पंचायती राज पर एक निबंध की बात करें, चाहे लैंगिक असमानता की बात करें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं सब क्वेश्चनों से आपका लॉन्ग और तथा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन माँ सरस्वती से यह कहूँगा, माँ सरस्वती आप लोगों के लिए आशीर्वाद दें कि इन्हीं सब क्वेश्चनों से आपका काम चल जाए। थैंक यू।